ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी चौथे रोज में दाखिल हो गई है। ईरान ने पीर की सुबह इजराइल पर मिसाइल बरसाए। इजरायली शहरों तेल अवीव और हैफा पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। इससे चंद घंटे कबल इजरायली फौज ने एक बार फिर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर बमबारी की। इजराइल के हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 220 से तजावुज कर गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान और इजराइल कोई मुआहदा करेंगे, ताहम अमरीका इजराइल की हिमायत जारी रखेगा। ईरान का कहना है कि वो हमलों के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान इजराइल ने मशरिक़ वस्ता में ईरान के असर और रसूख को महदूद करने के लिए एक मुसलसल और मुनज़्ज़म अस्करी हिकमत अमली इख्तियार की है, जिसका दायरा शाम, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन तक फैला हुआ है। इस हिकमत अमली का हदफ ईरान की इत्तेहादी गिरोह, उसके अस्करी कमांडर, जौहरी और मिसाइल साइंसदान, असलहे की तरसील के मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान का तस्वीराती हथियार समझा जाता है। इजरायली हमलों का बराह रास्त निशाना बने। 2006 की जंग के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी अस्करी क़ुव्वत में इजाफा किया, मगर इजराइल ने मुसलसल फ़ज़ाई हमलों, ड्रोन हमलों और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए इसकी क़यादत और तनसीबात को कमज़ोर किया। हालिया बरसों में हिजबुल्लाह के दर्जनों आला कमांडर्स इजरायली हमलों में मारे गए। शाम में ईरान ने 2011 की खाना जंगी के बाद एक मजबूत अस्करी वजूद कायम किया। पासदारान इनकलाब, खास तौर पर अल-कुद्स फोर्स, शाम के फौजी अड्डों, लेबनानी सरहद के करीब मिसाइल बेसिस और शामी फौज के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस में सरगर्म रहे। इजराइल ने 2017 से 2024 के दरमियान सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें ईरानी कमांडर्स, असलहे की खेप, ड्रोन साज मराकज़ और मिसाइल लॉन्चिंग पोजिशंस को तबाह किया गया। ईरान के जौहरी साइंसदान भी इजरायली खुफिया कार्रवाइयों का शिकार बने। इराक और यमन में भी इजराइल ने ईरान के हमायत याफ्ता गिरोहों पर ड्रोन और साइबर हमले किए, जबकि गाजा में हमास और अस्करी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाया गया। इन तमाम तर कार्रवाइयों का मकसद एक ही रहा, ईरान की खिते में तस्वीराती गहराई को महदूद करना और उसके इत्तेहादियों को कमजोर करना। इजराइल की जानिब से 2010 से लेकर 2023 तक ईरान के जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता मुख्तलिफ साइंसदानों को निशाना बनाया गया। इन तमाम वाक़यात पर ईरान ने बारहा अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज किया। इजराइल का ईरान पर हमले करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इजराइल ईरान पर जारहियत करके न सिर्फ खुद मुख्तार मुल्क की खुद मुख्तारी की तौहीन कर रहा है, बल्कि पूरे खिते को जंग की लपेट में धकेल रहा है। ये तमाम मामलात इस हकीकत की निशानदही करते हैं कि इजराइल की जारहाना पॉलिसी न सिर्फ खिते के अमन के लिए खतरा है, बल्कि बैनुल-अक़वामी ज़ाबतों की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इजराइल जो मजलूम फ़लस्तीनियों का जल्लाद बना हुआ था, अब उसे ईरान जैसे मुल्क पर हमले की क्या अदा करनी पड़ सकती है या नहीं। ईरान जो एक सिर्फ मुल्क ही नहीं, सदियों के तसलसल से चली आ रही एक तहजीब है, जिसे शिकस्त देना इजराइल के बस की बात है या नहीं, ये बड़े अहम सवालात हैं। इन्हीं पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और ज़ैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीकी मुज़ाकरात का ट्रैप, ईरानी सलाहियत का इम्तिहान। क्या ईरान मशरिक़ वस्ता में अपने असासों के नुकसानात के बावजूद इजराइल को बड़ा जवाब दे पाएगा? शहजाद साहब, गुज़िश्ता 4 रोज़ की सूरत हाल हमारे सामने है। दोनों जानिब से हमले किए जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुज़ाकरात की मेज़ एकदम ऑफ हो गई है, जंग का मैदान ऑन है। ईरान भी अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा रहा है और इजराइल भी सामने मौजूद है। क्या अपने असासों के नुकसान के बावजूद कोई बड़ा जवाब दे पाएगा ईरान? अच्छा, इसमें आपके सवाल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करनी चाहिए। एक तो मैं आपके जो लफ्ज़ सलाहियत इस्तेमाल किया वो बिल्कुल जायज़ है। सलाहियत, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूंगा, सलाहियत और बर्दाश्त का मुकाबला है। ठीक। सलाहियत ईरान की और बर्दाश्त इसराइल की। ये जब दोनों आपस में जंग में गए हैं तो दोनों तहजीबों का, एक तो तहजीब है और एक कौम है जो कि 1949 के बाद या 47-48 के बाद गालिबन वजूद में आई, 49 में। तो ये वो जो कौम है वो अपना मकसद ढूंढ रही है या ढूंढने की कोशिश में है, और उसने नबर्द आजमा है मशरिक़ वस्ता में और अपने तमाम दुश्मनों के साथ। उसका एक तारीख हम सबको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ईरान अपने तौर पे एक तहजीब होते हुए और एक बहुत तारीखी तहजीब होते हुए मेरा ख्याल है कि ज्यादा इस्तेदाद रखती है मार खाने की। बदकिस्मती हमारी क्या है, लफ्ज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मार खाने की, सहने की, बर्दाश्त करने की। यानी दोनों तरफ से, यानी देखा जाए, मुकाबला देखा जाए दोनों तरफ से, तो जो मिलिट्री कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है वो तो इसराइल की ज्यादा भारी नजर आती है। ईरान पिछले 45-46 साल से सैंक्शंस के नीचे है। वो जो कुछ उसने बनाया है अपने तौर पे, अपने R&D करके अपने तौर पे अपनी जो अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप किया।
और काफी काफी इंप्रेसिव है वो कैपेबिलिटी। और खास तौर पर जबकि अब जंगें जमीनी जंगों की बजाय या हवाई जहाजों की जंगों की बजाय अब मिसाइल्स पे आ गई हैं, जिस तरीके से के वाजे है, तो मिसाइलों का अंबार कितना है किसके पास और किस तरह की बर्दाश्त और किस तरह का डिफेंसेस हैं, ये फैसला करेगा कि इन दोनों की इस्तेदाद कितनी है और इसमें सलाहियत कितनी है और उसको बर्दाश्त की किसके अंदर कितनी है। मेरे ख्याल में अगर तो जिस तरीके से कि पिछले चंद दिनों के अंदर हमले हुए हैं इसराइल के ऊपर ईरान की तरफ से, और मिसाइल्स और काफी इफेक्टिव हमले हुए हैं, मेरे ख्याल में अगर इस किस्म के हमले जारी रहे, अब ये नहीं पता हमें कि कितने हाइपरसोनिक मिसाइल हैं ईरान के पास, कितने बना चुका है, कितने बना सकता है, और फिर उसके बाद अगर वो इस तरह की चीज है तो इसराइल उनको निशाना बना के अगर खुदा न खास्ता खत्म करने की कोशिश करता है तो फिर सलाहियत कितनी कम हो जाती है। ये वो चीजें हैं जो क्वांटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन लगता यूं है कि अगर तो इस तरह से एक 4-5 दिन हफ्ता और चली ये जंग, जिसके अंदर के हर रात कोई 10-15 मिसाइल 20 मिसाइल ईरान मारता है जो कि इफेक्टिवली जाके अपने निशानों पे गिरते हैं, क्योंकि इसराइल की सेंसिटिविटी शहरों में अपनी आबादियों के में अपने लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, यानी उनको नुकसान पहुंचने का बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, वो उधर बर्दाश्त नहीं कर पाते। डेड बॉडीज हो या किसी किस्म का नुकसान हो तो उसके ऊपर लोगों की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे एक लोकल रिएक्शन आ सकता है, और वो लोकल रिएक्शन फिर सियासी तौर पर भी उसका इजहार हो सकता है। ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए कि गजा के मामले में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। खैर ये तो एक बात हो गई कि इस्तेदाद इनकी कैपेसिटी ईरान की कि कितने मिसाइल हैं कितनी देर चला सकता है, और उनके अंदर के वो कितनी मार खा सकते हैं, वरना ईरान में अंदर तहजीबी तौर पर तो कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज जो है वो ये है कि ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, यानी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, और अगर आईएईए को उसने इजाजत दी हुई थी क्या कि अपने प्रोग्राम्स अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं और उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको चेक करने की, तो कहीं ना कहीं पे उसने कुछ ऐसी वजूहात गालिबन उन्होंने बनाई या इन्होंने क्रिएट की जिसकी वजह से ये खतरा पैदा हो गया अब दुनिया को, और खासतौर पे अमेरिका और इसराइल को, और इसराइल को खुसूसी तौर पर, कि उसने ये इंतहाई कदम उठाया, और ये इंतहाई कदम हुआ है जिसकी फिर कीमत या वो भुगतेगा अपनी सियासी तौर पर और कौम के लेवल पे, या ईरान भुगतेगा अगर ईरान उस वक्त तक खड़ा नहीं रहता किसी वजह से। आपने ट्रैप का जिक्र किया कि ट्रैप में डाला, मेरा ख्याल है कि ये ट्रैप में आना ही था। अच्छा। आना ही था। आज होता इस तरीके से है कि जब आपको पता हो कि आपका एक परसेप्शन है दुनिया के अंदर कि आप एक बड़ी तहजीब हैं, बड़ी कुव्वत हैं, और लोगों को ये नहीं पता था कि आप कितनी बड़ी कुव्वत हैं, जब आप जंग में चले जाते हैं तो फिर आप अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। ठीक। या तो फिर उस एक्सपोजर के बाद जो कमियां नजर आती हैं वो आपका, जिसे कहते हैं ना कि परसेप्शन पंक्चर कर दिया, ठीक। पंक्चर हो गया, हाँ। ब्लफ कॉल हो गया, हाँ। तो फिर आपके पास छुपने की जगह नहीं होती। ईरान अलबत्ता अपने मिसाइल्स के साथ बड़ा इफेक्टिवली लड़ रहा है, और उसको चाहिए कि अब जबकि इस चीज में चला ही गया है तो फिर आखिरी हद तक जाए, तहजीबी तौर पर वो बचेगा और जरूर रिकवर करेगा। इसराइल के बारे में सवालात उठते हैं तो मेरा ख्याल है वही रास्ता है जंग को बंद करने का भी और कराने का भी, और ये सबक देने का भी कि मेरा ख्याल है जंग बंदी के अंदर ही बेहतरी होगी अगर इसराइल की तरफ से ये आवाज उठेगी। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, हिजबुल्लाह के कमांडरों की हलाकतों से भी ईरान के असर रसूख को धचका लगा तो कितना, और शाम में जो ईरानी फौजी असासों की तबाही हुई, तो ये जो लॉसेज हुए हैं, इन लॉसेज के बाद ईरान कितनी स्ट्रेंथ के साथ और कितना आपको लगता है कि एक लॉन्गर रन में एक मजबूत और बड़ा जवाब दे सकता है? आयशा, हम सबकी तो यही ख्वाहिश है कि ईरान अपनी सालमियत को और अपने शहरियों का दिफा करे, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जिस तरीके से ईरान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर्स दिखाई दिए, जून 13 को जब वहाँ पर हमला हुआ तो यकायक 20 मिलिट्री कमांडर्स को जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर लीडरशिप है उसका भी कोला कमा कर दिया गया। और उससे ये साबित होता है कि एक तो इसराइल ने अपना पूरा इंटेलिजेंस का नेटवर्क का जाल बिछाया हुआ है ईरानी जो सोसाइटी और उनकी रियासत के अंदर। अब वो जैसे अभी ये कह रहे हैं कि तहजीबी तौर के ऊपर शहजाद साहब कह रहे हैं कि वो लड़े हैं और लड़ेंगे, जाहिरी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सूरत हाल इस वक्त है दोनों फरीकैन की फौजी कैपेबिलिटी और ताकत, खुसूसन एयर डिफेंस की और एयर स्ट्राइक्स की, उसमें ईरान के पास वो नहीं मैसर जो इसराइल के पास है। एक तो इसराइल के साथ अमेरिका है और पूरी मगरबी दुनिया है जिन्होंने उसको पिछले 30-40 साल में खिला खिला कर पाल पोस कर बड़ा किया है इसी दिन के लिए गालिबन।
और ये जो सब कुछ हो रहा है, आपने जिक्र किया हिजबुल्लाह का और हमास का, देखिए ये हादसा जो है ये यकदम तो नहीं होता, पर बरसों से इसकी परवरिश हो रही थी। गजा के बाद आपने देखा यमन में जो वहां पे बंदोबस्त किया गया, उसके बाद लबनान में जिस तरीके से हिजबुल्लाह को अटैक किया गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि जो है ये शाम जो है वहां पे रजीम चेंज करवाई गई, और वहां पे एक ऐसा शख्स जिसको कि खुद अमेरिका और मगरबी दुनिया दहशतगर्द कहते थे, उसको ना सिर्फ वहां पे लीडर बना दिया गया, बल्कि उसको कहा गया कि क्या बेहतरीन आदमी है। और वो इसराइल को इजाजत दे रहे हैं कि उनके ऊपर से सारे मिसाइल्स उड़ के आए, सारे जहाज उड़ के आए, स्ट्राइक्स करें। तो इस वक्त तो ये सारी की सारी अब उनकी तवज्जे आने वाले दिनों में ईरान में उसकी रियासत को गिराकर या कमजोर करके वहां पे हुकूमत की तब्दीली लाना है। यही वजह है कि अगर ये तमाम तर जो रीजन दिया जा रहा है या जंग की जो कॉज है कि जी यहाँ ईरान एक न्यूक्लियर बम बना रहा है और न्यूक्लियर साइट्स को हमने न्यूट्रलाइज करना है वगैरह वगैरह, तो वहां पे तो वहां पे ये कुछ नहीं हो रहा। वो तो उनके कमांडर्स को एलिमिनेट किए जा रहे हैं, यानी कि उनकी रियासत जो है उसका सर ही काट रहे हैं। देखिए ना, ये बहुत एक लम्हा फिक्री है, अगरचे कि हमारे जज्बात, हमारा दिल यही उन ईरानियों के साथ है, और हमारे हमसाए हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं वहां पर, मगर मारूजी तौर पर अगर हम देखें इस वक्त सूरत हाल, तो ईरान एक बहुत कमजोर विकेट पर दिखाई देता है। अगर अगर रूस या चीन आगे बढ़कर उसकी सपोर्ट करते हैं, आने वाले दिनों में ये मिसाइल कब तक चलेंगे? ये मिसाइलों की बारिश चंद दिन तो होती रहेगी, उसके बाद तो जो मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री हैं उनको भी उड़ाया गया है। अब वहां पे गैस की जो सप्लाई होती है शहरियों को, उसको भी निशाना बनाया गया। अगला होगा उनके पावर प्लांट्स का, कतई कलामी पानी की माजरत। का